हेलो एवरीवन। शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जो कि 10th ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है। इसको हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे और ये पहला पार्ट है। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट. दे परचेज शू एंड क्लोथ फॉर हिम. His mother purchased utensils, sugar, tea, and diyas. Harish observed that the shops in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machine in large industries. देखो सिंपल सी बात है, उसने क्या बोला कि हरीश मार्केट गया अपने पेरेंट्स के साथ। उन्होंने काफ़ी सारा सामान खरीदा, जैसे कि शूज़, क्लोथ्स। उसके अलावा उसकी मदर ने काफ़ी सारे बर्तन, शुगर, टी, दिया, मतलब जो अर्थन लैम्प्स होते हैं ना, दिया जो दिवाली पे जलाते हैं, वो खरीदे। हरीश ने ऑब्जर्व किया कि जो शू है मार्केट में, वो मतलब काफी सारे ऐसे हैं जो सेल लगी हुई है, मतलब जो शॉप्स हैं सब पे सेल लगी हुई है। उसको ये लगा कि इतना सारा सामान इतनी बड़ी क्वांटिटी में कैसे बनता है। तो उसके फादर ने समझाया कि जो शूज हैं, क्लोथ हैं, शुगर हैं, ये मैन्युफैक्चर होते हैं बाय मशीन्स इन लार्ज इंडस्ट्रीज। मतलब मशीन इसको लार्ज इंडस्ट्रीज, मतलब जो मशीन्स हैं वो इसको एक बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर करती हैं। सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन स्मॉल इंडस्ट्रीज। कुछ यूटेंसिल्स ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में। लाइक कुछ आइटम्स जैसे कि दिया वगैरह, वो इंडिविजुअल आर्टिजन्स या फिर अपनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री में करते हैं। मतलब एक तो बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, कुछ लोग करते हैं छोटे लेवल पे, और फिर कुछ लोग होता है कि जैसे दिए वगैरह तो लोग अपने घरों में ही बना लेते हैं, तो वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री या फिर आर्टिजन्स खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज को बनाना किसको यूज करके, रॉ मटेरियल को यूज करके। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी चीजों को बनाना लार्ज क्वांटिटी में, छोटे छोटे या फिर थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल यूज करके, रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड? क्या आपको पता है कि पेपर जो है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं वुड से। शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन स्टील फ्रॉम आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर। मतलब आयरन ओर से हम लोग क्या निकालते हैं, आयरन निकालते हैं। शुगर शुगर केन से, और पेपर हम लोग लकड़ी के गूदे से, वुड से, इससे बनाते हैं। और एल्युमिनियम हम लोग बॉक्साइट से निकालते हैं। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मतलब इसने क्या बोला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लोथ, मतलब जैसे कि सम टाइप ऑफ क्लोथ्स जो हम लोग धागे से बनाते हैं, जो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। ओके, सो नाउ people employed in the secondary activities manufacture the primary material into finished goods। उसने क्या बोला यहाँ पे, उसने एक मिनट, उसने ये बोला कि जो लोग एम्प्लॉय होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में, यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश गुड। मतलब जो भी लोग सेकेंडरी एक्टिविटी, अगर प्राइमरी हम लोग बोल रहे हैं एग्रीकल्चर है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जो भी लोग मतलब इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं छोटे छोटे मटेरियल्स, चीज़ों को फिनिश, मतलब जो प्राइमरी मटेरियल्स हैं उनको यूज करके फाइनल एक फिनिश गुड बनाते हैं। जो वर्कर एम्प्लॉय होते हैं स्टील की फैक्ट्रीज में, कार में, ब्रूअरीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, बेकरीज में, वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, सम पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब सर्विसेज जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हो गई, इंटरनेट, नेट बैंकिंग, अलग अलग चीजें। तो ये सारी जो सर्विसेज से रिलेटेड होता है वो अलग होता है। सेकेंडरी में आपने क्या करा, रॉ मटेरियल से कुछ काम की चीजें बनाई। In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industries which falls in the secondary sector। तो हम लोग इस चैप्टर में मोस्टली पढ़ेंगे अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि मोस्टली आती है किसके अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industry। इसने क्या बोला कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मेजर हम लोग करते हैं बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कितना उस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, कितना बढ़ रही है, उसके बेसिस पे हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये बैकबोन है डेवलपमेंट का। ठीक है, इट इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज,
मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने बोला कि ये डेवलपमेंट का पीछे की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन मतलब जो मेन ढांचा जिसने सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो डेवलपमेंट अगर हो रही है तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से हो रही है। जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों, किस वजह से हमने ऐसा बोला है वो हम लोग पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ये केवल और केवल एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में, मतलब सपोज अगर कोई ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, कुछ भी चीज है, तो उसको चेंज करा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने। ठीक है, तो वो बेसिकली अगर हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, तो उस पे जो पहले लोग नॉर्मली काम करते थे, वो ये जो एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्नाइजेशन आया, नए नए इक्विपमेंट्स आए हैं, नई नई चीजें आई हैं, उसने ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से। सो विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ अवर कंट्री, यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग दम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अच्छा, इससे एक और फायदा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर को तो नया जैसा बनाया, नया मतलब उसको कई सारे चेंजेस लाए, वो लाए। उसके अलावा लोग ना पूरी तरह से पहले एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंडेंट थे, बट जब से ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आया और चीजें आई, तो लोग और सेक्टर्स में भी जाने लग गए, मतलब और सर्विसेज वाले सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ताकि वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं, मतलब ये चाहिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, कि बेरोजगारी जो है खत्म हो जाए, गरीबी अगर हम अपनी कंट्री से हटाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। दिस वॉज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। जब ये सारी चीजें बनी, जब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बनी, जॉइंट सेक्टर वेंचर्स, लोगों ने मतलब अलग अलग जगह खोली, इंडस्ट्रीज खोली, तो यही था कि भाई हम लोग जो ये इतनी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर्टी है, उसको कम करेंगे। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। मतलब जो लोगों के साथ डिसिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस करे जाते हैं, उसको भी कम करने की कोशिश की गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे एरिया में भी ये सारी चीजें ओपन करोगे तो लोग वहां पे भी एम्प्लॉयड होंगे, है ना, तो जो एक लोगों के बीच में भेदभाव वगैरह होता है वो नहीं होगा। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट किसका, मैन्युफैक्चर गुड्स का, जो चीजें बनाई गई हैं उससे काफी हद तक इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हुआ, लोगों ने बेचना शुरू करा, एंड कई सारा फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि देखो हम कोई सामान बाहर बेचते हैं और बाहर से पैसा ला रहे हैं उस चीज के लिए, तो एक तरह से अच्छा ही है ना हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। यानी हम अपनी ही कंट्री के रॉ मटेरियल्स को लेके उससे कोई अच्छा सामान बना के उसको चाहे कंट्री में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट एक तरह से हमने काफी ज्यादा हाई वैल्यू दे दी है और हमारी कंट्री प्रॉस्पेरस हो रही है। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो लाई करती है किसमें, कि हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को काफी अच्छा बढ़ाएं, डाइवर्सिफाई करें, काफी उसको फैलाएं। ठीक है, जितना ज्यादा हम ये करेंगे उतना ज्यादा बेटर हो जाएगा। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो साथ में ही कंसिडर हो सकती है। साथ में कैसे कंसिडर हो सकती है वो देखते हैं। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। एग्रो इंडस्ट्री ने क्या किया है, काफी अच्छा बूस्ट दिया है। मतलब कैसे, पहले मैंने बताया ना, नॉर्मल तरीके से सपोज अगर लोग कुछ उगाते थे, तो अब इतना ज्यादा जो इंडस्ट्रीज में चीजें बनने लग गई हैं, जो मटेरियल्स हैं, फर्टिलाइजर्स, पंप्स, इन सब की वजह से ये जो एग्रो इंडस्ट्री का पार्ट है, इस सब की वजह से हमारा एग्रीकल्चर को काफी बूस्ट मिला है। ठीक है, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, प्लास्टिन एंड पीवीसी पाइप। तो इसने क्या बोला कि जितनी भी एग्रीकल्चर है ना, वो डिपेंडेंट होती है रॉ मटेरियल वगैरह पे, किस पे, पंप्स पे, कि भाई इरिगेशन जिससे करेंगे, सिंचाई जिससे करेंगे, फर्टिलाइजर्स पे, इंसेक्टिसाइड्स पे, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप, इन सब पे मतलब हम लोग एक तरह से डिपेंडेंट है। हमारा एग्रीकल्चर उतना ही अच्छा होगा जितना ये चीजें हमको मिलेंगी, और एट द एंड ये सारी चीजें कहाँ पे बन रही हैं, सबकी सब इंडस्ट्री में बन रही हैं। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made the production process very efficient. इसने क्या बोला कि
इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये डेवलपमेंट हुई है इसने केवल एग्रीकल्चरिस्ट को ही फायदा दिया हो, बल्कि जो लोग मतलब एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो साथ में कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हीं का प्रोडक्शन बढ़ा दिया या जो सामान हम बना रहे हैं वही बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो नॉर्मल तरीके से अलग आप कुछ नई स्ट्रैटेजी लगा के चीजें बनाओगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन अवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। आजकल क्या हो रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यानी हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज आपस में कनेक्टेड है, हम बाहर के लोगों की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो हमारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, काफी हद तक सब कुछ ग्लोबली हो चुका है। तो ऐसे में जरूरी है हमारी इंडस्ट्री भी एफिशिएंट बने, कम्पिटिटिव बने। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच लें कि नहीं भाई किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, अपने आप ही हम बिना किसी बाहर के सपोर्ट के हम रह लेंगे, हम अकेले ही अपना चलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ। हमारे मैन्युफैक्चर गुड को मतलब इतना क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ऐसा सामान बेचे कि पूरी दुनिया ले ही ना या फिर वो आगे चले ही ना। तो जितना ज्यादा अच्छा सामान बेचेंगे, जितना सामान अच्छा बनाएंगे, उतना दुनिया के लोग उसको कंसिडर करेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग, ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। केवल इस वजह से ही हम लोग फाइनली इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किस बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। ये वाला टॉपिक और कवर करेंगे इस वीडियो में। इसमें क्या पढ़ना है हमने, देखिए, ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स, लाइक लास्ट के जो 20 साल हैं, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of total of 20% of the industry, which include 10% for mining, quarrying, electric and gas. इसने क्या बोला, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो मतलब उसने 17% ऑफ जीडीपी एक्वायर किया है, मतलब उसने उतना प्रोडक्शन किया है टोटल 20% ऑफ इंडस्ट्री में से। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सपोज अगर इंडस्ट्री का 27% है तो उसमें से 17% ऑफ जो जीडीपी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से है, जिसमें 10% में माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस आता है। तो माइनिंग तो आपको पता है, ये चीज़ों को निकालने के लिए, मटेरियल्स को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। क्वायरिंग भी होता है कि हम लोग स्टोन डिग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन सब के लिए 10% इसमें आता है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। मतलब अभी ये बहुत कम है उन बाहर की कंट्रीज के कंपैरिजन में, जहां पर ये 25 से 35% है। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। जो ग्रोथ रेट हुआ है ना मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट डिकेड में, वो अराउंड 7% एनम, मतलब 7% पर एनम है, ठीक है। जो ग्रोथ रेट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट 10 सालों में अराउंड 7% पर एनम है। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डेकेड इज 12%। जो हम चाहते हैं कि भाई आगे 10 सालों के अंदर हो, हम चाहते हैं कि अगर वो लास्ट के 10 साल में अगर 7% रहा था ग्रोथ रेट, तो अब वो 12% हो जाए। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। इसने क्या बोला, 2003 से मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है 9 to 10% हर साल, ठीक है। With appropriate policy interventions by the government and renewed effort by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. मतलब जिस तरह से कई सारी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, कई सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, तो इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो ये सारी चीजें देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है कितना नहीं है, वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम फाइनली मतलब हम लोग ना नेक्स्ट डेकेड में जो है हमारा टारगेट है अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिविटी करने का, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने का, वो अचीव कर लेंगे। The National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) has been set up with this objective. इसको सेटअप ही ये सोच के किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में हम लोगों को आइडिया भी रहे, और सबसे बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो हो रही है वो और हम अच्छे से कर सके, ठीक है। सो नाउ अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मतलब इतना सिंपल नहीं है कि इंडस्ट्री की लोकेशन आप पढ़ रहे होगे, आप सोचोगे इंडस्ट्री लोकेशन ही तो है, बट ऐसा नहीं होता है। ये इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारी चीजों से कि कोई इंडस्ट्री कहाँ पर होगी, इसका असर बहुत सारी चीजों पे पड़ता है। मतलब सपोज कहाँ से आपको उस इंडस्ट्री में जो भी सामान बन रहा है उसका रॉ मटेरियल कहाँ पे बन रहा है, उसके बाद मार्केट में जो आप भेजना चाह रहे हो वो कितनी दूर है, क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं, रोज का काम है। तो इंडस्ट्रीज उसके अकॉर्डिंग ही बनी होती, ठीक है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा। बहुत सारी चीजों से इस सब पे फर्क पड़ता है
तो ये इंडस्ट्री की लोकेशन का जो मतलब कहाँ पे होगी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे, लोग जो काम कर रहे हैं, क्या पावर है, मार्केट से कितनी दूर है, कितना खर्चा लग रहा है, बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। इट इज रियरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह गए, एक इंडस्ट्री देखी आपने और ये सारे फैक्टर्स आपको वहां पे मिल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये बहुत मुश्किल होता है कि सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट। तो होता क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो भी होती है वो जनरली ऐसी जगह पे होती है जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स मोस्टली पॉसिबल हो, या तो अवेलेबल है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो लेबर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आसपास रॉ मटेरियल, या तो सब कुछ अवेलेबल है, या फिर हम कम पैसों में, मतलब हमारा सारा कॉस्ट भी निकल जाए और ये सबको लाने ले जाने का भी कॉस्ट निकल जाए, वो सब अरेंज हो जाए और लो कॉस्ट में हो जाए, तब हम लोग इंडस्ट्री सेट करते हैं। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज। जब कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है, इंडस्ट्री लगी, जरूरत पड़ेगी काम की, लोग आके काम करेंगे, तो फाइनली उसके बाद अर्बनाइजेशन होता है। समटाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कई बार जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिटीज के आसपास लोकेटेड होती हैं। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो इसलिए क्या बात याद रखनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है जब वो होगा तो लोग भी गांव से या अलग अलग जगह से, शहरीकरण जिसे बोलते हैं, शहर में आएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ही अर्बनाइजेशन होता है। Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants and financial advice etc. Cities जो होती है ना, वो क्या करती हैं, वो मार्केट प्रोवाइड करती हैं, जिसमें क्या होता है, कई सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंक की सुविधा है, इंश्योरेंस करवा सकते हैं लोग, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस है। तो ये सारी चीजें सिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, किसको, इंडस्ट्री को। Many industry tend to come together to make use of the advantages offered by the urban center known as agglomeration economies. अब क्या हो गया है, कई सारी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, कई सारी इंडस्ट्रीज साथ में आ रही हैं ताकि वो लोग एडवांटेज ले पाए, जो क्या होता है, जिसे बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज का। मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे सेम इंडस्ट्री एक ही एरिया में, लाइक फर्म्स या फिर बहुत सारी फर्म्स एक ही सेम इंडस्ट्री में एक ही जगह पे लोकेटेड, तो क्या होता है ना, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में होने से बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं लोगों को, तो लोगों का अपने आप ही इंटरेस्ट वहां की तरफ बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस। जब ये होगा ना, जब कई सारी इंडस्ट्री साथ में आएंगी, एडवांटेजेस होंगे, तो उसके बाद फाइनली आप देखोगे कि एग्लोमरेशन मतलब होगा, प्लस लोग भी आएंगे, तो यहाँ पे और ज्यादा इंडस्ट्रीज आके एसोसिएट करेंगे कि चलो यहाँ पे काफी सारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री है, तो अलग अलग लोग भी वहां पे आएंगे अलग अलग रीजन से, तो उसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज भी बोल देंगे। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी आजादी से पहले, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसी ट्रेड, क्योंकि सब लोग बाहर सामान बेचते थे, है ना, तो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जनरली वो लोकेटेड थी कहाँ पे, ओवरसीज ट्रेड, जैसे कि जो सी के थ्रू हम लोग ट्रेड कर सके वहां पे लोकेटेड थे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा। कॉन्सिक्वेंटली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर सराउंड बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड्स, क्योंकि उन लोगों ने सारी चीजें वहीं पे बनाई थी ताकि कोई भी ट्रांसपोर्ट करने में सी के थ्रू उनको आसानी हो। सो वहां पे क्या हुआ, कई सारे ऐसे पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो गई जहां पे आसपास ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटरलैंड, वो मतलब इंटरलैंड मतलब जो मार्केट जो सी के आसपास का एरिया होता है, पोर्ट के आसपास का एरिया, उसको बोला गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा चेन दिखा रखा है, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारी चीजें शो कर रखी हैं कि रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट्स, हम लोग देखते हैं किस किस वजह से कोई चीज प्रोड्यूस होती है। सपोज आपने सामान प्रोड्यूस किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ लगा के आपने कोई चीज प्रोड्यूस करी, ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री ने उसको आउटपुट दिया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में भेजा। तो ऑब्वियसली आप जहां से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है या फिर जहां पे आपकी फैक्ट्री है और जहां पे आपको भेजना है, वो आपस में बहुत दूर दूर नहीं होने चाहिए, है ना। जहां पे भी आपका सामान बन रहा है, सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होनी चाहिए। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। मतलब अगर आप फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि पैसा कम लगे, ठीक है। कहीं पे भी आप कुछ भी
बना रहे हो अपना रहे हो, लेकिन मेन चीज होनी चाहिए कि पैसा कम लगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की पॉलिसी, लोग जो काम करते हैं, इस सब से भी लोकेशन का फर्क पड़ता है कि लोग कहाँ पे वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कहाँ पे वो सेटल डाउन होगी। आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जहां पे कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की सस्ते में मिल जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी कम हो, मतलब अगर हम उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं और हम प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं वो भी कम, तो बेसिकली हर चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंडस्ट्रीज को लोकेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज को ना अलग अलग बेसिस पे सेपरेट करेंगे। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन। अगर हम इनको चाहें किस बेसिस पे, इंडस्ट्री बेस पे अलग अलग करना, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। मतलब अगर हम इसको अच्छे से अलग अलग करके समझने की कोशिश करें तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसके बेसिस पे। एग्रो बेस्ड जो होती है ना, वो क्या यूज करती हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यूज करती हैं आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, है ना, क्योंकि इनका सारा रिलेशन मिनरल से है। जो एग्रो बेस्ड है उसका सारा रिलेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से है। उसके बाद पहला ये तो हुआ, जो ये पहला डिवीजन हुआ ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रॉ मटेरियल। दूसरा है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, मतलब बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड। जैसे एक इंडस्ट्री हो गई, एक इंडस्ट्री ने क्या करा, रॉ मटेरियल बनाने का काम किया कि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी किसी दूसरी इंडस्ट्री को, तो ये हो गया एक दूसरी चीज। दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री ने क्या करा, खुद से रॉ मटेरियल बनाया, है ना, जैसे आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, ये सब दिया दूसरी इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए। उसके बाद कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स, यानी ये चीजें बनाती हैं ताकि कंज्यूमर डायरेक्टली उनको यूज कर सके, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस एटसेट्रा, है ना। तो ये सेकेंड तरीका हो गया। पहला था हमारा कि कोई भी चीज मिनरल बेस्ड है या एग्रो बेस्ड है, उसके बाद वो की इंडस्ट्री है या फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द maximum investment allowed on the asset of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is ₹1 crore. एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है कम है काफी, ठीक है, तो आप मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो 1 करोड़ है। दूसरा है ऑन द, मतलब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल हमने उस बेसिस पे कर दिया। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, ये है पब्लिक सेक्टर ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, दैट इज BHEL, SAIL, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भेल और HASIL जो है पब्लिक सेक्टर्स है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर, है ना। पब्लिक सेक्टर में लोगों का मतलब जो होता है ना कि लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, प्राइवेट प्रॉपरली प्राइवेट होती है, मतलब उस पर खुद लोगों का ओनरशिप होती है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं। इसके बाद आते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दोनों मिलके चलाते हैं, ठीक है। स्टेट या एंड इंडिविजुअल्स यानी कुछ लोग और स्टेट, या फिर कई इंडिविजुअल्स का ग्रुप मिलके चलाता है, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है। उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ। ये कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कोई भी ओन कर सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है रॉ मटेरियल का, वर्कर जो काम कर रहे हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर देयर प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली, मतलब वो रिसोर्सेज वगैरह लगाते हैं और जो भी फायदा होता है या नुकसान होता है उसको बराबर बांट लेते हैं। जैसे कुछ ऐसी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में या कॉयर इंडस्ट्री जो केरला में चल रही है, उसके लिए कह सकते हो। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हमें बल्क और वेट के बेसिस पे क्लासिफाई करना हो, हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, ये सामान जो है इनका उसके बेसिस पे काफी हैवी होता है। और दूसरा लाइट इंडस्ट्री काफी लाइट रॉ मटेरियल यूज करती है, बहुत भारी नहीं, बहुत हल्का रॉ मटेरियल यूज करती है और चीजें बनाती है।
तो यहाँ पे हमने देखा वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल किस तरह का है, कहाँ से सोर्स किया गया है, मेन रोल क्या है कि वो की इंडस्ट्री है कि रॉ मटेरियल बनाएगी कि कंज्यूम करेगी रॉ मटेरियल को, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कितनी कम इन्वेस्टमेंट है, बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड रॉ मटेरियल हल्का है या भारी है उसके बेसिस। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रो बेस इंडस्ट्री। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, हमने इसमें कुछ और चीजें पढ़ी जैसे कि किस तरह से इंडस्ट्री की लोकेशन पे असर डलता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा 10th की, साइंस की, एसएसटी की, मोस्टली आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, जिसको जाके आप लोग चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।